बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेप्टी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंतिम खाते, जिसको आप फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, जहां पर निर्माण के खाते, व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते तथा चिट्ठा बनाए जाते हैं, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी कहते हैं। इस पर हमने कई वीडियो बना दी है, जिसका प्रॉपर प्लेलिस्ट है फाइनल अकाउंट के नाम से। चैनल के अंदर विजिट करेंगे, इसके सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट थ्योरी और प्रारूप और एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बनने वाला है, तो आगे एक और वीडियो है, उनको भी देखना होगा। तो लाइन से लाइन आपको क्वेश्चन मिलते जाएगा। अब हर बार जब भी इस वीडियो को बनाता हूँ, कई बच्चे नए होते हैं जिन्होंने इसको पहले नहीं देखा है, तो उनको दुविधा होती है कि कैसे कौन सी चीज़ें किधर लिखी जा रही हैं। तो उसके लिए आपको प्रारूप दिखाना ज़रूरी होता है। अब जो बच्चे देख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं देखे हैं देख लो, और अच्छे से समझना है तो पहला वीडियो देख लो फाइनल अकाउंट का, प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके, ठीक है। यह व्यापारिक खाता, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, इसका प्रारूप है कि यहाँ पर विकलन में प्रारंभिक स्कंद होता है, फिर क्रय होता है, फिर उसमें वापसी घटाते हैं, फिर मजदूरी, फिर गाड़ी भाड़ा, ईंधन शक्ति, माल के निर्माण में जितने भी खर्च आते हैं वो सबको यहाँ लिख दिया जाता है। उसके बाद विक्रय कर दिया गया, विक्रय में वापसी है और अंतिम स्कंद है, ठीक है। और जो भी सकल लाभ या सकल हानि होती है उनको लिखना होता है, ठीक। तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख के इसको याद कर लें। इसके बाद आपको लाभ हानि खाते का प्रारूप दिखाया जाता है, निर्माण खाते का भी दिखाया जाता है। तो निर्माण खाते का प्रारूप आप ये देख सकते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर भी हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको देखना होता है लाभ हानि खाते का प्रारूप। तो लाभ हानि खाता यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। क्या क्या आते हैं लाभ हानि में? तो समस्त खर्चे आते हैं विकलन में, मतलब डेबिट साइड, और समस्त प्रॉफिट होते हैं लाभ साइड, मतलब समाकलन साइड, है ना, क्रेडिट साइड। अब यहाँ से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया था, ये सब हमने कवर कर लिया है, ठीक, ये सब हमने कवर कर लिया। इसी के साथ साथ आपको बैलेंस शीट का भी प्रारूप दिया जाता है। ये रहा चिट्ठा, ठीक है, चिट्ठा जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। दायित्व में पूरे दायित्व को लिखना होता है, लेनदार, देवी पत्र, ये सभी दायित्व, पूंजी वगैरह। संपत्ति में सारी संपत्ति, रोकड़, बैंक, भूमि, भवन संपत्ति, फर्नीचर, सब चीज़ को इधर लिखा जाता है। साथ ही साथ पूर्वदत्त, उपार्जित को इधर, और ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। जिसके बाद आप रेडी हो जाते हैं इसके सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिसमें व्यापारिक, लाभ हानि, चिट्ठा तीनों पूछा जाता है। अब हमने यहाँ पर इन क्वेश्चनों को भी बनाया था जो उदाहरण में दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हर साल क्रियात्मक क्वेश्चन से नहीं आता, किसी साल उसमें से, किसी साल उदाहरण से दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिया, ये जब तक आप फाइनल अकाउंट वाले में नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो एक बार उसमें जाना है और देखना है, ठीक है, कैसे बनता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर माल जो मदें होती हैं, कच्चा माल, निर्माणी व्यय, निर्माण के खर्च, ठीक है, ईंधन, कोयला, ये सब ज़्यादातर दिया जाता है। फिर उसमें आपको इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है। इसका एक सटीक प्रारूप मैंने आपको बताया है, सिखाया है। इसी के लिए आपको फाइनल अकाउंट के मेरे सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें केवल ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है, मतलब चिट्ठा, ठीक है। वो है आपका क्रियात्मक नंबर 19। क्रियात्मक नंबर 19 एक ऐसा क्वेश्चन है, ये देखिए, जहाँ पर बोला है तुलनात्मक पत्र तैयार कीजिए और कोई भी संयोजन नहीं है, सारे जो मदे होते हैं चिट्ठे के उनको बिखेर करके दे दिया गया है। जैसे कि दायित्व में होता है लेनदार, तो यहाँ पर देनदार, लेनदार सबको मिक्स कर दिया गया है। तो आपको सटीक और सही करके इसका एक चिट्ठा बनाना है, जिसके लिए आपको प्रश्न को ध्यान से देखना होगा और उसके हिसाब से फिर आपको तुरंत यहाँ डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या किधर आएगा। देनदार आपकी संपत्ति होती है, इसको आप संपत्ति साइड लिखेंगे। भूमि भवन भी संपत्ति, ये भी संपत्ति साइड रहेगा, उसमें से उसका ह्रास कट जाएगा। आवेक्षण मतलब डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास। पूंजी दायित्व साइड रहेगा, दायित्व आप इधर लिखते हैं, संपत्ति उधर रहता है। दायित्व में पूंजी में शुद्ध लाभ जुड़ेगा, शुद्ध लाभ यहाँ पर है, आहरण घटेगा जो कि ये है। पूर्वदत्त व्यय संपत्ति में लिखे जाते हैं। और इसके बाद आपका रहतिया जो कि अंतिम है तो संपत्ति में रहेगा।
प्रारंभिक रहतिया वगैरह को तो लिखते ही नहीं है चिट्ठे में, अंतिम की काम होती है वो भी संपत्ति में। देवी पत्र दायित्व है, बैंक अधिविकृत भी दायित्व है, रोकड़ को संपत्ति में लिखेंगे, फर्नीचर और यंत्र इन दोनों को संपत्ति में ही लिखा जाएगा ह्रास वगैरह काट के। अब ये जो अशोधऋणी संचिति है ये देनदारों के साथ छूट वगैरह में कट जाती है। और पूर्व प्राप्ति विपत्र जो अभी परिपक्व तिथि पर प्राप्त नहीं हुए तो नहीं लिखेंगे, जो प्राप्ति नहीं हुआ है। विविध लेनदारों 6000 के हैं जिस पर छूट है 200 रुपये, घटा देंगे। प्राप्य पत्र है, लेनदार दायित्व में लिखते हैं, प्राप्य पत्र को संपत्ति में लिखना है। खन्ना से कर्जा, हमने को लोन लिया है तो वो हमारा दायित्व है, मतलब इसको दायित्व में ही लिखेंगे। देनदार, देनदार का बट्टा, तो देखिए देनदार का बट्टा जो है और ये जो अशोधऋणी संचिति था ये दोनों घटेगा देनदार की राशि 4000 से। अदत्त वेतन दायित्व में लिखना है। अंतिम प्रथम स्टॉक का कोई काम नहीं है, ख्याति को आप संपत्ति में लिखेंगे। एकस्व अधिकार जो पेटेंट का राइट होता है इसमें से ह्रास का 100 रुपये घटा करके जो बचा उसको लिखना है। तिवारी का अग्रिम, अग्रिम क्या होता है, एक एडवांस होता है। एडवांस को हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति में ही लिखते हैं, तो आप संपत्ति साइड लिख देंगे, ठीक है। अब तो चलिए फटाफट अब इसको हम बना करके देखते हैं। तो मैंने कुछ ट्राई किया है, देखिए मैंने ऐसे ही अभी आपको सिखाने से पहले मैंने सोचा अगर आप कार्य में करके देखूं। तो ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये दायित्व का, ये जो बनाया है वो है संपत्ति का, ठीक है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब आप देखो मैंने सबसे पहले पूंजी से शुरुआत की है हर चिट्ठे में, तो पूंजी है 9900, मैंने लिखा 9900, ठीक है। उसमें हम शुद्ध लाभ जोड़ते हैं जो कि 2000 का है, तो शुद्ध लाभ प्लस लिखो 2000। इसमें आहरण घटाते हैं 400, तो ये माइनस आहरण को मैंने लिखा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11900 होगा, 900 में 400 गया मतलब 11500 आएगा, ये मैंने लिख दिया 11500। इज दैट क्लियर, सबको पता है, ओके। इसके बाद आप लेनदार या देवी पत्र लिख सकते हैं। तो देवी पत्र यहाँ पर दिया है 1000 का, मैंने लिखा देवी पत्र 1000। उसके जस्ट नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अधिविकर्ष, अधिविकर्ष मतलब दायित्व होता है जो आपको चुकाना है, बैंक का लोन है, ये आप समझ सकते हैं दीर्घ अवधि के, तो ये आप 2400 रुपये दायित्व में लिख दिए। लेनदार को मैंने अब लिखा जो यहाँ पर 6000 का था, ये लेनदार 6000 का, जिसमें से उसका जो बट्टा था वो 200 रुपये आपने काट दिया, 5800 आया, आपने इतना लिख लिया। इसके बाद खन्ना से कर्जा था, खन्ना से कर्जा यहीं पर 2000 का, वो भी हमने लिख लिया। अदत्त वेतन को मैंने कहा, अदत्त कोई भी राशि होती है वो दायित्व में लिखी जाती है, तो इस तरह से हमने सारे दायित्व के मदों को लिख लिया, ठीक है। और इनको हमने टोटल करके देखा, हमारा जो आंसर है 22800 वो आ चुका है। यहाँ गलती से मैंने अदत्त वेतन को 1000 लिख लिया था, इसलिए मेरा आंसर उस समय नहीं आ रहा था। अब बाकी बचे तुरंत कैलकुलेटर उठा करके या मौखिक रूप से जोड़ करके देखो 22800 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तब तक आप संपत्ति को भी समझ लेते हैं, संपत्ति पक्ष में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। संपत्ति पक्ष के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए टॉप में देनदार दिया है 4000 का, मैंने लिख दिया टॉप में देनदार 4000 रुपये का। देनदार पे 2 प्रकार के छूट थे, आपने एक देखा है यहाँ पर 200 रुपये यही था ना, हाँ ये 200 रुपये का था, और एक यहाँ 100 रुपये का था। तो देखिए मैंने 200 रुपये को भी लिखा, 100 रुपये को भी लिखा, दोनों को माइनस किया, तो 4000 में जब 300 जाएगा तो 3700 बचेगा, ये मैंने लिख लिया, ठीक। उसके बाद भूमि भवन यहीं पर है 8000 का, जिसमें से 4400 घटा तो 7600 आया, मैंने भी लिखा भूमि भवन 400 माइनस करके 7600। पूर्वदत्त व्यय आपको यहाँ पर दिए गए थे 100 रुपये, तो हमने इसको बोला संपत्ति में लिखते हैं, तो पूर्वदत्त व्यय 100 रुपये मैंने संपत्ति में लिख दिया, ठीक। रहतिया इसमें दिया हुआ है, लाइन से ही दिया हुआ है, देखिए अंतिम स्कंद ये दिया है ना 2000 का, तो देखिए मैंने अंतिम स्कंद लिख लिया 2000 रुपये का। अब हाथ में रोकड़ यहाँ है 100 रुपये का, फिर फर्नीचर है 1000 रुपये का। तो देखिए हाथ में रोकड़ 100 रुपये, फर्नीचर 1000 रुपये, यंत्र 4000 का है, जिसमें से 200 रुपये ह्रास कटेगा, तो काटना चाहिए, यहाँ पर गलती से जोड़ दिया है तो आपको उसको काटना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने काट करके यहाँ पर लिखा है 3800 रुपये, ठीक। और हमारा आंसर आया है 4200, लिखेंगे तो नहीं आएगा, ये बुक में जानबूझ के गलती किया है, ठीक है। कोई भी ह्रास घटता है जुड़ता नहीं है उस संपत्ति के मूल्य में। इसके बाद क्या है यहाँ पर प्राप्य पत्र है 1200 रुपये, प्राप्य पत्र संपत्ति होती है, मैंने लिख दिया 1200 रुपये। ख्याति आपकी लिखना है 2000 रुपये, मैंने लिख दिया ख्याति 2000 रुपये। याद रखिए प्रारंभिक स्कंद को नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। वेतन को हम लिख चुके हैं, बट्टा भी कट चुका है, खर्चा को भी लिख चुके हैं, तो प्राप्य पत्र के बाद में सीधा आया हूँ
ख्याति में। अब इसके बाद एकस अधिकार जो है इसको लिखना है काट के 900 रुपये, और अग्रिम जो आपकी संपत्ति आपने किसी को एडवांस दिया तो आपकी संपत्ति आपको संपत्ति में लिखना है, तो 900 400 दोनों को लिखना है, तो ये 900 400 लिखा है। अब इनको भी आप जोड़ करके देखेंगे 22,800 हो रहा है, ये भी 22,800 हो रहा है। तो इसको सही तरीके से सही कॉलम बना करके सटीक रूप से आप लिख सकते हैं कि ये आपने बना लिया एक चिट्ठा। ठीक है, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का ये हल कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ दोनों पक्ष बराबर आते हैं, कोई पक्ष कम या ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 19। तो आप इसको सटीक रूप से बनाइए और अपना कैलकुलेशन करके बताइए कि आपका आंसर आया कि नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। डिटेल से डीपली सीखना है तो मैंने फिर कहा चैनल के अंदर विजिट करो, फाइनल अकाउंट ढूंढो और उसके सारे वीडियो देखो। नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।